जय हिंद साथियों, मैं अमित यादव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार सरकारी नौकरी वाले यूट्यूब चैनल पर। आज की जो वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा डिमांडेड वीडियो है। इस वीडियो को मेरा बनाने का मूड नहीं था, लेकिन बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर जो अभी नई वैकेंसी आई है रेलवे WCR नई भर्ती 2024, इसमें हमको आप पूरा डिटेल में जानकारी दे दीजिए कि हमें इसमें फॉर्म भरना है नहीं भरना है। अगर भरना है तो इसमें आपको कितनी सैलरी मिलेगी, कितने साल की ये नौकरी है। बहुत सारे बच्चे इसमें इसलिए अट्रैक्टिव महसूस करने लगते हैं क्योंकि सिर्फ ये आपकी 10th प्लस ITI के बेस पर है। साथ में आपका इसमें कोई एग्ज़ाम नहीं है। कितने साल की नौकरी है, इसमें आपको सैलरी कितनी मिलेगी, साथ में मैं आपको इसमें बताऊंगा कि आपका जो आगामी एग्ज़ाम है आपका NTPC रेलवे ग्रुप डी में इसका फ़ायदा होगा या नहीं। तो वीडियो में एंड तक आप बने रहना, आपका एक एक डाउट क्लियर हो जाएगा। वैसे भी आपने देखा होगा, चाहे आपका सेंट्रल रीजन हो रेलवे CR अप्रेंटिसिप, रेलवे WCR अप्रेंटिसिप, तो जितनी भी अप्रेंटिसिप आती हैं इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। फिर आपका एक भी इसमें डाउट नहीं रहने वाला है। पहले हम बात कर लेते हैं इस नोटिफिकेशन के बारे में जो कि आपका आया है। इसमें जो आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन जो आपकी ओपन डेट है वो आपकी 5 अगस्त से इसके फॉर्म भरने चालू हो चुके हैं। क्लोजिंग जो डेट है वो आपकी 4 सितंबर है। यदि आप इसका फॉर्म भरना चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लेट ना करें, आप इसका फॉर्म भर दें, ठीक है। अब इसमें हम बात कर लेते हैं कि वैकेंसी आई कितनी जगह हैं। ये जो आपकी डिवीज़न वाइज वैकेंसी आई हैं, JBP डिवीज़न, BPL डिवीज़न, कोटा डिवीज़न, CRWS BPL डिवीज़न, CWRS कोटा हेडक्वार्टर IBP डिवीज़न। तो जो आपकी टोटल वैकेंसी हैं वो तो हैं आपकी 3,317 वैकेंसी। रेलवे के लिए वैकेंसी बहुत ही ज़्यादा है जिसमें आपकी स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन मांगी गई है। जैसे 10th प्लस ITI वाले बच्चे ही इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अब बात करें तो जनरल के लिए 1344, SC के लिए 504, ST के लिए 242, OBC के लिए 893, EWS के लिए 334 वैकेंसी हैं। ये आपकी PWBD की वैकेंसी हैं। बहुत सारे बच्चों को इसका मतलब नहीं पता होगा। इसका मतलब होता है पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, जिनके शरीर में डिसेबिलिटी होती है, हमारे दिव्यांग भाईजन होते हैं, तो उनके लिए वैकेंसी है, ठीक है। अब आगे बात कर लेते हैं, ये साथ में आपकी किसके लिए वैकेंसी है, एक्स सर्विसमैन के लिए ये वैकेंसी रहने वाली है। अब आगे बात कर लेते हैं कि आपकी एप्लीकेशन फ़ीस क्या है। तो आपकी जो एप्लीकेशन फ़ीस है SC ST वर्ग के लिए, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी जिसे हम PWBD कहते हैं, साथ में ही जितनी भी महिलाएं हैं, चाहे वो SC हो, ST हो, जनरल हो, EWS हो, OBC हो, उन सब की फ़ीस कितनी है, सिर्फ आपकी 41 रुपये है। साथ में ही जितने भी हमारे भाई बच जाते हैं मेल कैंडिडेट और जो कि जनरल OBC EWS में हैं, तो उनकी फ़ीस कितनी रहेगी आपकी 141 रुपये, ठीक है। आगे हम बात कर लेते हैं, इसमें मैंने अंडरलाइन कर दिया है ताकि इस वीडियो को बनाने में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम ना लगे। एलिजिबिलिटी कंडीशन की बात कर लेते हैं। तो रेलवे में ये एकमात्र साथियों ऐसी वैकेंसी है, यदि आपकी एज 15 साल है तब भी आप एक अच्छी नौकरी ले सकते हैं यदि आपको ये अच्छी लगती है। वैकेंसी जो है आपकी जो आपकी एज लिमिट है वो 15 है। जो आपकी मिनिमम एज होनी चाहिए वो 15 होनी चाहिए, और लास्ट जो आपकी एज लिमिट मतलब मैक्सिमम होनी चाहिए जनरल EWS के लिए वो कितनी होनी चाहिए, 24 साल। इसमें आपका एज रिलैक्सेशन भी है। SC ST वाले बच्चों के लिए, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, उनके लिए कितनी एज रिलैक्सेशन है, 5 साल की। 3 साल की किसके लिए है आपकी, OBC वालों के लिए। OBC में कौन से OBC में वो जो नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं। साथ में ही इसमें PWBD के लिए एक्स्ट्रा एज रिलैक्सेशन है जो कि 10 साल का है। बहुत सारे बच्चे इसी में कन्फ्यूज हो जाते हैं कि सर ये 10 साल का किस बात का एज रिलैक्सेशन है। अब आप ये मुझे बताइए, 24 साल किसकी एज लिमिट है, जनरल EWS वालों के लिए, तो उनकी बढ़कर के कितनी हो जाएगी, 10 साल प्लस और हो जाएगी। यदि वो PWBD कैटेगरी में आते हैं तो वो उनकी एज कितनी हो जाएगी, 34। और इसी पे एज रिलैक्सेशन है 15 साल का किसका, SC ST का, तो 34 से उनकी कितनी हो जाएगी, 39। और 13 साल का किसका है आपका, OBC का।
समझ में आ गई होगी अब आपको बात। तो 37 साल का किसका हो गया, ओबीसी का। तो 15 से लेकर के 37 साल तक वो फॉर्म भर सकते हैं यदि वो पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी में आते हैं, दिव्यांगजन है। 10 साल का जो आपका एज रिलैक्सेशन है वो आपका है एक्स सर्विसमैन के लिए। अब मैं आपको एक बात बता दूं कि यदि आप एज रिलैक्सेशन या फिर कास्ट सर्टिफिकेट पे आप एज रिलैक्सेशन लेना चाहते हैं तो आपका सर्टिफिकेट जो होना चाहिए वो सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए। यहाँ पे लिखा भी है SC/ST मस्ट प्रोड्यूस हिज हर कास्ट सर्टिफिकेट ऑन सेंट्रल गवर्नमेंट। और ये जो आपका सर्टिफिकेट चेक कब होगा, वो होगा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान। और यहाँ नॉन क्रीमी लेयर OBC सर्टिफिकेट ऑन सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट इशूड बाय एप्रोप्रिएट अथॉरिटी। जो आपका SC/ST OBC का जो सर्टिफिकेट होना चाहिए, एक होता है स्टेट का, जैसे उत्तर प्रदेश सरकार में तहसील में आपका बन जाता है, वो नहीं चाहिए। सेंट्रल लेवल का क्या चाहिए हमें, नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट या फिर SC/ST का सर्टिफिकेट। अब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी कंडीशन की, जो आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। मिनिमम क्वालिफिकेशन आपकी होनी चाहिए साथियों, 10th क्लास आप पास होने चाहिए। कितने परसेंटेज के साथ, 50% नंबर के साथ। यदि आपके 49% हैं तो आप इस फॉर्म को, उन्होंने मना ही कर दिया है कि आप इसको फॉर्म को भरना ही नहीं, बिल्कुल भी आपका नंबर नहीं आएगा। हालांकि 50% पे भी नंबर लाना ये मान लीजिए नामुमकिन है, आपको इसमें अच्छी खासी परसेंटेज चाहिए होती है। साथ में एक वैकेंसी है मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन पैथोलॉजी एंड रेडियोलॉजी। इसमें सिर्फ एकमात्र इसमें अप्रेंटिसशिप में ऐसी वैकेंसी है जिसमें आपकी 12th क्लास मांगी गई है। किस स्ट्रीम से, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। कौन सी वैकेंसी है, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन। इसमें आपकी 12th चाहिए, इसमें कोई आपकी ITI नहीं चाहिए। 12th में आपके सब्जेक्ट होने चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ठीक है। साथ में ही आपका यहाँ पर क्या चाहिए, 10th प्लस ITI। क्या चाहिए साथियों, 10th प्लस ITI। अभी मैं आपको इसमें ट्रेड भी बताऊंगा, किस ट्रेड में आपकी इलेक्ट्रीशियन हो गया, वेल्डर हो गया, कंप्यूटर असिस्टेंट हो गया, उसकी भी ट्रेड रहती है। बात करेंगे ट्रेनिंग पीरियड एंड स्टाइपेंड। जब आपकी ट्रेनिंग पीरियड रहेगी तो आपको स्टाइपेंड ड्यूरिंग देयर ट्रेनिंग आपको मिलेगा। वो आपकी सैलरी कितनी मिलेगी आपको, कहीं पे आपको 7,500, कहीं पे आपको 8,000 तक ये सैलरी आपको देखने के लिए मिल जाएगी। अब इसमें होगा क्या, बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर 7,500-8,000 में क्या हो रहा है। बिल्कुल आज के ज़माने में कुछ नहीं हो रहा, लेकिन मैं आपको इसका जब बेनिफिट बताऊंगा तो आपको भी लगेगा। फिर वो आप पे डिपेंड करेगा कि आप इसका फॉर्म भरना चाहते हो या नहीं। इसमें जो आपकी ट्रेनिंग के दौरान जो हॉस्टल रहेगा, जो आपका अकोमोडेशन रहेगा, वो आपको खुद से करना होगा। खाना पीना भी आपको खुद से ही करना होगा, ठीक है। अब आगे ये है आपका मेडिकल के लिए, जो आपके फिजिकल हैंडीकैप हैं वो इनका मेडिकल है। आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं, ठीक है। मैं इसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं साइड में हट जा रहा हूँ, ठीक है। आगे देखते हैं, ये आपकी जो है वैकेंसी है BPL डिवीजन से, AC मैकेनिक, अप्रेंटिसशिप, फूड प्रोडक्शन, कुकरी, ठीक है, वेजिटेरियन, और भी ये आपकी सारी वैकेंसी हैं। ब्लैक स्मिथ, बुक बाइंडर, ये जितने भी आपकी ट्रेड हैं, ठीक है, ये आपकी है। कारपेंटर की हैं, ठीक है। अब आप अलग अलग इसमें देख सकते हैं, डिजिटल फोटोग्राफर, डीजल मैकेनिक, कंप्यूटर नेटवर्किंग टेक्नीशियन। इसमें ही आपकी अलग अलग वैकेंसी हैं, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। ये आपकी वैकेंसी आप देख लीजिए, इसमें आपकी किस ट्रेड में आपकी कितनी वैकेंसी हैं, ठीक है। इसमें दे रखा होगा, यहाँ पे आपकी क्या दे रखी है, जनरल, SC/ST OBC आपकी कैटेगरी भी दे रखी है। PWBD वालों के लिए भी दे रखा है, एक्स सर्विसमैन के लिए भी यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। ये अब आप जल्दी जल्दी देख लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। तो ये आपकी कितनी है, टोटल 182 यूनिट में है, ठीक है। इसमें आप देख लेता। अब आते हैं हम मेन मुद्दे की बात पे, जो मैंने आपको शुरू में बोली थी। देखिए, ये आपकी कितने साल की नौकरी है, तो ये है आपकी 1 साल की ये नौकरी है। कितने साल की है, 1 साल की नौकरी है, जिसमें आपको सैलरी कितनी मिल जाएगी, 7 से लेकर के 8,000। और आपका वर्क क्या रहेगा, वर्क रहेगा आपका जो कि हमारे रेलवे में ग्रुप डी वाले भाई काम करते हैं, ग्रुप डी वाले करते हैं। आपने देखा भी होगा यूट्यूब पे कि ग्रुप डी का आपका काम क्या क्या रहता है, तो वही आपको काम करना पड़ता है रेलवे ग्रुप डी का, ठीक है।
अब साथ में सैलरी मैंने आपको बता दिया कितने साल की नौकरी है, 1 साल की आपकी की नौकरी है, इसमें आपको 1 साल बाद एक सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। अब इसमें मुझे ये भी आपको बताना है, यदि आप प्राइवेट कंपनी में जाते हो तो वहाँ पे भी इसका अच्छा खासा स्कोप रहता है। यदि आप अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट दिखाएंगे तो वहाँ पे भी आपको अच्छी खासी छूट मिल जाएगी। कितनी सैलरी मिलेगी मैंने आपको बता दिया, 7 से लेकर 8,000। एनटीपीसी या फिर ग्रुप डी में इसका कोई फ़ायदा होगा या नहीं, तो इसका बिल्कुल फ़ायदा होगा, और वो होगा आपका सिर्फ और सिर्फ ग्रुप डी में। एनटीपीसी में इसका फ़ायदा नहीं होगा, एनटीपीसी में इसका फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। ग्रुप डी में इसका फ़ायदा रहेगा, जो बच्चे रहते हैं उनके लिए 20% सीट रिजर्व कर ली जाती हैं। जितनी भी आपकी वैकेंसी रहती हैं, ये मान लीजिए आपकी वैकेंसी आई ग्रुप डी में कितनी, आपकी एक मान लीजिए आपकी वैकेंसी है 1 लाख, ठीक है। तो 20,000 जो वैकेंसी रहेंगी वो किसके लिए रिजर्व रहेंगी? 20,000 जो वैकेंसी रिजर्व रहेंगी जिन्होंने अप्रेंटिसशिप करा होगा। और ये मैं आपको दावे के साथ बता रहा हूं, यदि आप अप्रेंटिसशिप करते हो, रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म भरते हो, तो 99% आप कितने भी पढ़ने में कमजोर हो, आपका 100% इसमें नंबर आप लेकर के आ जाओगे। क्योंकि 100 में से मान लीजिए कहीं पर आपकी कट ऑफ जाती है 70 नंबर पे नॉर्मल कैंडिडेट के लिए, अप्रेंटिसशिप के लिए वहां पर कितनी आ जाती है 40, यानी पूरा का पूरा 30 नंबर का इसमें आपका फर्क पड़ जाता है। तो ये मान लीजिए ये बस एकमात्र फायदा है, जब भी ग्रुप डी की वैकेंसी आएगी तो आपको 20% का क्या मिल जाएगा, रिजर्वेशन मिल जाएगा। साथ में ही जबकि आपकी रेलवे ग्रुप डी की फाइनल मेरिट लिस्ट लगेगी। हाँ, एक और फायदा है, जब भी आपका रेलवे ग्रुप डी का फिजिकल होगा, क्या होगा फिजिकल, वो आपको नहीं देना पड़ेगा। बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं फिजिकल में ही ग्रुप डी के फेल हो जाते हैं, तो इसमें जब आप अप्रेंटिसशिप कर लोगे तो आपको फिजिकल नहीं देना पड़ेगा ग्रुप डी का, ये भी एक इसका फायदा है। साथ में ही सबसे बड़ा जो बेनिफिट मैंने आपको बता दिया, ये हो गया नॉर्मल कैंडिडेट, ठीक है। ये हो गया अपना अप्रेंटिसशिप वाला, अप्रेंटिसशिप कैंडिडेट। ये साथियों मान लीजिए फाइनलिस्ट किसकी है, ये ग्रुप डी की फाइनल कट ऑफ, ठीक है। क्या है ये फाइनल कट ऑफ, मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि 70 ही आपकी कट ऑफ जाएगी, मैं ये बोल रहा हूं कि पूरा का पूरा 30 नंबर का आपका क्या आ जाता है, इसमें ग्रुप डी वाले रिजल्ट में अंतर आ जाता है। और यहां पर आप मुझे एक बात बताइए, जब आपके 1 करोड़ 2 करोड़ बच्चे होंगे फॉर्म भरने वाले, उसके बाद आपको जब 30 नंबर तक की छूट मिल रही है, तो आप पे अब ये डिपेंड करता है कि अब आपको अप्रेंटिसशिप करनी है या नहीं करनी है। जो बच्चे बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, जैसे कि आपकी रेलवे में वैकेंसी कौन कौन सी आई हैं, आपकी ALP आई है, असिस्टेंट लोको पायलट टेक्नीशियन की आई हुई है, ठीक है। आपकी RPF आई हुई है, ठीक है, और आपकी JEE आई हुई है, आपकी पैरामेडिकल आई हुई है। मतलब ये मान लीजिए इस साल वैकेंसी की भरमार है रेलवे में, और जब भी इलेक्शन ईयर होती है लोकसभा की, जब ही आपकी वैकेंसी देखने के लिए मिलती हैं। यदि आप में दम है और आपको लगता है कि नहीं सर हमें तो परमानेंट सरकारी नौकरी चाहिए, तो आप ALP के लिए तैयारी कर सकते हैं। यदि आपने फॉर्म भरा है टेक्नीशियन के लिए कर सकते हैं, RPF के लिए कर सकते हैं, JEE के लिए कर सकते हैं। साथ में ही आपका अब क्या आने वाला है, NTPC आने वाला है, और आपका क्या आने वाला है ग्रुप डी। तो मैंने आपको बता दिया, यदि आपको रेलवे में करना है अप्रेंटिसशिप तो आप कर सकते हैं। आपको सबसे बड़ा बेनिफिट क्या मिलेगा, आपको ग्रुप डी में ना तो फिजिकल देना पड़ेगा, ना ही आपको क्या देना पड़ेगा, और साथ में आपको कितने नंबर की छूट मिल जाएगी, करीब करीब 30 से लेकर 35 नंबर की आपको छूट मिल जाएगी। जहां पर 1 से लेकर 2 नंबर भी अगर कम बैठ जाते हैं, 1 से लेकर के 2 नंबर भी कम बैठ जाते हैं, तो ये मान लीजिए 20-20 हजार बच्चे, 20,000 स्टूडेंट बाहर निकल जाते हैं एक नंबर पे, वहां आपको 30 नंबर की छूट मिलेगी पूरे की। 30 नंबर पे आपकी क्या जाएगी, कट ऑफ कम जाएगी। अब ये फैसला मैं आप पे देता हूं कि आपको अप्रेंटिसशिप का फॉर्म भरना चाहिए या नहीं चाहिए। हालांकि ये परसेंटेज बेस पे रहता है। आपके यदि 10th में अच्छे खासे परसेंटेज है, आपने ITI कर रखे है, उसमें भी आपके अच्छे खासे परसेंटेज है, तो आप इसका फॉर्म बिल्कुल भर सकते हैं। बाकी का फैसला आप पर है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।